नो मैम, एक बार नो मैम, थोड़ा फिर से दिखाएं? यस मैम। ओके। हो गया। हो गया? सबका हो गया? अच्छा ठीक है। देखो, सबको दिख रहा है ये पेज पे क्या लिखा हुआ है? अब क्या बोल रहा था ना क्वेश्चन में, हमें एनएनपी एट एमपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना था, ठीक है? और इसमें हमें दिया हुआ था सेल्स 550। तो अब हम लोग पता है क्या करेंगे सब, क्योंकि अभी हम लोग नया नया सीखे हैं, तो हर बार क्या करेंगे, पूरा पूरा फॉर्मूला लिखेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। क्योंकि अभी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक हमें फॉर्मूला एकदम अच्छे से रट ना जाए कि क्या क्या चीजें निकालनी होती है, तब तक हम पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखने वाले हैं हर बार, है ना? तो हमें पता था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकलता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं हम क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। कंजप्शन जो है ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाना, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालते हैं। लेकिन इसके लिए अच्छा, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था, अगर वो तीनों सेक्टर का होता है तो हम उसे एक और नाम से बुलाते हैं ना, कि जीडीपी एट एमपी। ये हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग सम कर देंगे सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड का, तो वो क्या निकल जाता है, जीडीपी एट एमपी निकल जाता है, ठीक है? तो अभी जो है हमारे पास क्वेश्चन में देखे हैं कि सेल्स दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया, रॉ मटेरियल दिया, डेप्रिसिएशन दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया, सब्सिडी दिया है। यानी कि अलग अलग सेक्टर करके नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यही जो होगा उससे जीडीपी निकल जाएगा, जीडीपी की वैल्यू इसी से निकल जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड से, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए भी दो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से निकलता है, एक होता है सेल्स और दूसरा क्या, चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का यही तरीका होता है ना कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है उसको तो इंटरमीडिएट माइनस कर देते हैं, बस यही होता है, इंटरमीडिएट क्या, कंजप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। तो सेल्स की वैल्यू अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में सेल्स की कुछ वैल्यू दी हुई है। हाँ, सेल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 550, 5500, 5500 सेल्स की वैल्यू लिख दी है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 400। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? चेंज इन स्टॉक जो है मतलब स्टॉक में कुछ चेंज हुआ, लेकिन किस तरीके का चेंज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज वाला चेंज हुआ है, यानी कि स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, घट गई है। तो जब डिक्रीज वर्ड आ गया है स्टॉक के चेंज में, तो स्टॉक की वैल्यू 400 दी हुई है, बट आगे डिक्रीज लिखने का ये मतलब होता है कि ये माइनस में 400 है। समझ में आया? डिक्रीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस में 400 दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक सिर्फ दिया होता 400 तो हम 400 लिख देते, लेकिन यहाँ लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इसका मतलब ये -400 हुआ। ये वाली बात समझ में आई सबको कि स्टॉक -400 क्यों लिखे हैं, क्योंकि डिक्रीज की वैल्यू लिखी हुई है, वहां पर डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद लिखा है रॉ मटेरियल ब्रॉड। ब्रॉड मतलब परचेज करना यानी खरीदना। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, तो माइनस करके 800 लिख देंगे, क्या हो जाएगा वो, इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद जो है वैल्यू जीडीपी निकालने के लिए हमें बस इतनी चीजें चाहिए रहती थी,
उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया और सब्सिडी दिया है, लेकिन इसमें उसका कोई काम नहीं है। तो अभी हम बस क्या निकाल देते हैं, जीडीपी निकाल देते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा इसकी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 सही आया, 4300 आया वैल्यू। अभी किस चीज की वैल्यू निकली है, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकली हुई है क्वेश्चन में। लेकिन हमें पूछ रहा था कि आपको एनएनपी एट एमपी निकालना है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो ठीक है, अगर हमें जीडीपी और एमपी पता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पता है, तो इस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। फिर उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या करना है हमें, नेशनल प्रोडक्ट बनाना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा क्या करते हैं? मैम नेशनल प्रोडक्ट से एनएफआईए माइनस नहीं करते हैं, प्लस करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए प्लस करते हैं, तब जाके नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। समझ में आया? प्लस करते हैं एनएफआईए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए को प्लस कर देंगे तो नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए प्लस कर दिए, तो ये क्या निकल जाएगा, एनएनपी एट एमपी। क्योंकि ये एमपी है, ये भी एमपी है, तो इसमें एनआईटी वाला कोई काम नहीं है। अब क्या लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4300। फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हाँ 50 गिवन है, और एनएफआईए की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। जब एनएफआईए की वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है तो हम इसे जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है तो मतलब ये जीरो है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 4250। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई अच्छा। अब इसका सेकेंड पार्ट में बोल रहा था कि आपको कैलकुलेट करना था क्या, नेशनल इनकम, है ना। और नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी, यही बोलते हैं नेशनल इनकम को, एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए हमें एनएनपी एट एमपी पता है, तो क्या यही वैल्यू ना लिख ले यहाँ पे, एनएनपी एट एमपी, है ना। अब बस क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ फैक्टर कॉस्ट चाहिए और यहाँ मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए माइनस करते हैं क्या, एन आई टी, एन आई टी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देख रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी दिया हुआ है। तो उन दोनों को हम लोग ब्रेक करके, मतलब यहाँ पे 4250 लिखते हैं, पहले माइनस करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही फॉर्मूला होता है, याद है ना, क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, इसको निकालने का। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, और सब्सिडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है। इसको सॉल्व कर देंगे, 100 माइनस 80 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 4250 माइनस 20, 4230, 4230। ये वाली बात समझ में आई, एनएनपी एट एफसी निकल गया। यस मैम। समझ में आया क्वेश्चन कैसे निकालना है। बस एक बात का ध्यान रहे सबको कि अभी क्योंकि नया नया पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम हर बार लिखेंगे कि जीवीए एट एमपी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट करके। एक और फॉर्मूला लिखेंगे इसको बनाने वाला, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके निकलता है। और इंटरमीडिएट में सारे परचेजेस आते हैं हर तरह के ना, रॉ मटेरियल के जितने परचेज होते हैं, फ्रॉम हाउस होल्ड, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम फर्म। लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं आता, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, फिक्स एसेट नहीं आता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख के अगर हम इसको एक एक वैल्यू देख देख के क्वेश्चन में से लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अगर हम जीडीपी एट एमपी निकालिए, उसके बाद वो चाहे कुछ भी पूछ ले, वो प्लस माइनस करके निकल जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बोल दें या ऐसे ही दिखा दे, जल्दी से नोट कर लोगे, मैम दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, नोट कर लो। ठीक है मैम, हाँ दिखा रहे, दीजिए दिखा रहे सेकेंड क्वेश्चन।
चलो ये सेकंड क्वेश्चन है। हो गया? जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी से। मैम हो गया। हो गया? चलो हो गया, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा था ए नंबर पे कि आपको निकालना है क्या, वैल्यू और एडेड बाय फर्म ए एंड बी, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है। अब देखो, वैल्यू एडेड बाय ए लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद दूसरे वाले जगह पे लिख देते हैं क्या, कि वैल्यू एडेड बाय या ऑफ बी, ऑफ होता है यहाँ पे। ए का वैल्यू एडेड निकालना है हमें यहाँ पे और बी का वैल्यू एडेड निकालना है। तो ए का भी चाहिए था, बी का भी चाहिए था, और ये दो अलग अलग फॉर्म है ना। और जब ए का और बी का ये दोनों के वैल्यू एडेड को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीडीपी निकल जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि दो अलग अलग फॉर्म है, उन दोनों फॉर्म की वैल्यू एडेड को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी निकल जाएगा। उससे पहले ये देखते हैं कि वैल्यू एडेड निकालते कैसे हैं। वैल्यू एडेड निकालने का हमें पता है फॉर्मूला, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और उसमें से माइनस करते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन को, इसको हम आईसी लिख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करते हैं, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फर्दर फॉर्मूला ये होता है क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसका ये फॉर्मूला होता है क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस होता है। उसी तरीके से यहाँ पे बी फॉर्म का भी निकाल देते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इसमें भी पता है हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, और उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना चीजें हम लोग लिख लिए क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला यही होता है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो चीजें आएंगी उसे हम डालते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 200, ये लिखा हुआ था एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। एक्सपोर्ट एक तरीके का क्या होता है, सेल्स होता है ना। तो एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, फर्म ए एक्सपोर्ट कर रहा है कितने रुपए का, 200 का, तो सेल्स में 200 वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड लाइन बोल रहा है कि इंपोर्ट बाय फर्म ए, इंपोर्ट हो रहा है फर्म ए में, और इंपोर्ट करना मतलब क्या होता है, परचेज करना होता है, और परचेज इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर आता है, तो फर्म ए का ही लिखा हुआ है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर माइनस किया जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि 500 रुपीज को माइनस दिखा देंगे क्योंकि वो परचेज था, इंपोर्ट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए, लिखा है सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए का ए सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, हाउस होल्ड को कर रहा है।
तो वो सेल्स की ही कैटेगरी में जाएगा फर्म ए के। फर्म ए कितने रुपए का सेल्स किया यहाँ पे? 900 रुपीज का सेल किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए। सेल्स टू फर्म बी, किसको बेचा गया? फर्म बी को बेचा गया बाय फर्म ए। बाय फर्म ए का मतलब है कि फर्म ए ने सेल किया, तो फर्म ए की सेल की वैल्यू 400, लेकिन बाय फर्म बी खरीदा किसके द्वारा गया? बी के द्वारा खरीदा गया है, यानी कि बी के जो फर्म बी का जो परचेजेस है उसमें भी ये 400 रुपीज जाने वाला है। समझ में आया? ये 400 रुपीज समझ में आया सबको? कि सेल तो कर रहा था, सेल टू फर्म बी। सेल टू फर्म बी मतलब कि फर्म बी खरीद रहा है फ्रॉम फर्म ए, यानी सेल्स के कैटेगरी में तो फर्म ए के जाएगा, लेकिन परचेज की कैटेगरी में फर्म बी के जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? मैम नहीं समझ में आ रहा है। ये लाइन समझ, सेल टू फर्म बी बाय फर्म ए। बाय फर्म ए लिखा है, यानी कि सेल कौन कर रहा है? फर्म ए सेल कर रहा है, तो फर्म ए के सेल्स में हम डाल दिए 400 रुपीज, और बोल रहा है फर्म बी को बेच रहा है, तो यानी खरीदने वाला, परचेज करने वाला कौन हुआ? फर्म बी हुआ। तो फर्म बी के जो परचेजेस यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है उसमें माइनस करके वही 400 को दिखा दिए। अभी समझ में आया? यस। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा था सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी। अब इसमें लाइन उल्टी हो गई है, वही चीज है कि सेल्स टू फर्म ए, फर्म ए को बेचा गया। फर्म ए को बेचा गया यानी फर्म ए खरीदा होगा, यानी परचेज किया होगा 300 रुपीज का, ठीक है। बाय फर्म बी यानी बेचा कौन? बी बेचा, यानी बी के सेल्स में हम ये 300 रुपीज को ऐड करेंगे। इस 300 को हम बी के सेल्स में ऐड करेंगे क्योंकि बी ने बेचा था उसको, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी। फर्म बी जो है वो हाउस होल्ड को सेल कर रहा है, तो ठीक है, हाउस होल्ड को कर रहा है तो हाउस होल्ड को हमें तो कुछ बनाना नहीं है, फर्म बी के सेल्स में हम ऐड कर देंगे इसको। कितने रुपए को? 600 रुपीज को ऐड कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन खत्म, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कुछ भी नहीं दी थी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि 0 होगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कुछ नहीं दी थी, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि ये 0 होगा चेंज इन स्टॉक। इसके अलावा और कुछ बचा कि जो हम लोग ने लिखा नहीं होगा? सब हो गया, सारी चीजें लिखा गई। तो अब इसे कैलकुलेट बस कर देते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 200 प्लस 900 प्लस 400 माइनस 500 माइनस 300, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 700। तो फर्म वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे 300 प्लस 600 माइनस 400, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 500। 500 हो जाएगा किसका? फर्म बी का वैल्यू एडेड। अब फर्म बी का वैल्यू एडेड जो है 500 हो गया है, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू एडेड बाय फर्म ए पूछा था, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी पूछा था। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि जीडीपी एट एमपी निकालो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालो। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता है कैसे निकलता है? जब हम लोग सारे सेक्टर का, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो या जितने भी फॉर्म्स हो, सबके वैल्यू एडेड को ऐड कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जीवीए फर्म ए का प्लस जीवीए फर्म, इन दोनों के जीवीए को यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जीडीपी निकल जाएगा। इसकी वैल्यू थी 700 और इसकी वैल्यू थी 500, तो 7 और 5 कितना होता है? 1200। 1200 जो है क्या निकल गया? जीडीपी एट एमपी निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 2 भी जो है सॉल्व हो गया। ये क्लियर हुआ सबको? बोलो, ये समझ में आया? यस मैम। अच्छा, मैम एक बार बता दीजिए। एक बार फिर बता दें। क्वेश्चन को एक एक लाइन पहले ना ध्यान से एक लाइन के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ना। पहले बोला है कि वैल्यू एडेड ए का निकालो और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी का निकालो। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, और इसमें भी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है।
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया कि एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट सेल्स की कैटेगरी में आता है, तो हम लोग सेल्स में एक्सपोर्ट में 200 रुपीज डाल दिए। फिर इम्पोर्ट बाय फर्म ए इम्पोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट मतलब परचेजेस वाली कैटेगरी होती है, तो 500 से माइनस कर दिए इम्पोर्ट वाली वैल्यू को। उसके बाद बोला है सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए जो है हाउस होल्ड को कुछ बेच रहा है 900 रुपीज का, बेच रहा है यानी कि 900 रुपीज है, तो वो भी किस में आएगा, सेल्स में आएगा, ए के सेल्स में आएगा। उसके बाद सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म बी को बेचा गया फर्म ए के द्वारा, तो फर्म ए बेचने वाला कौन है, फर्म ए सेल करने वाला, तो 400 सेल्स वाले में डाल दिए। खरीदने वाला कौन था यहाँ पे, 400 से परचेज करने वाला फर्म बी था, तो यहाँ पे 400 से चला गया। हाँ, तो कौन पूछ रहा है उसको बता रहे हैं। फिर जो है सेल्स टू फर्म ए बाई बी, यानी कि इस बार बी सेल कर रहा है 300 रुपीज से और खरीद रहा है कौन, परचेजेस में जाएगा ए वाले के -300, ठीक है। फिर सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी, फिर फर्म बी ने कुछ सेल किया कितने रुपए का, 600 रुपी का, और ये बस हाउस होल्ड को बेचा है, इसीलिए ऊपर वाले में नहीं लिखेंगे हाउस होल्ड का, क्योंकि हम लोग कॉलम नहीं बनाए हुए हैं। उसके बाद इनको कैलकुलेट कर देंगे, और जब वैल्यू एडेड ए का और वैल्यू एडेड बी का, ये दोनों के वैल्यू एडेड को प्लस कर देंगे, तो ये जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो हम कॉपी से ही सॉल्व करा रहे हैं, इसको हम फोटो भेज देंगे तो तुम लोग देख लेना, क्योंकि 3 ही मिनट बचा है सिर्फ। देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म सी, है ना, वैल्यू एडेड बाय फर्म सी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और इसमें दिया हुआ है, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन, इसमें दिया है सेल्स बाय फर्म ए टू बी, फर्म बी यानी ए बी को बेच रहा है, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फर्म डी, सेल्स बाय फर्म सी टू बी, और फाइनल सेल, ऐसे दिया है। अब हमें ना इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्वेश्चन इसलिए ये है क्योंकि इसमें हमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है फर्म सी का। 3 तरह की फर्म है, फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म 4 तरह की फर्म हो गई, और वैल्यू एडेड फर्म सी का कैलकुलेट करना है ना। तो अभी हम लोग जो कल डबल काउंटिंग वाला एक एग्जांपल देखे थे, उसमें हम ये देखे थे कि अलग अलग फर्म्स जो हैं उनकी जब वैल्यू एडेड होती रहती है क्या बन जाता है, फाइनल सेल बन जाता है, जो फाइनल कस्टमर को मिलता है। ये पढ़े थे कल हम लोग, याद आया किसी को? हाँ, कि अलग अलग फर्म, जैसे जो फार्मर था, फ्लोर मिल था, फिर बेकर था, फिर शॉपकीपर था, इन सारे लोगों की ऐड करने के बाद क्या बन जाता था, एक फाइनल सेल की वैल्यू आती थी, जो कि उनके वैल्यू एडेड करने के बाद फाइनल सेल की वैल्यू हमेशा इक्वल आती थी, दोनों की वैल्यू प्लस करने पे इक्वल आती थी। तो उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे कि वैल्यू एडेड फर्म ए का प्लस वैल्यू एडेड फर्म बी का प्लस वैल्यू एडेड फर्म सी का प्लस वैल्यू एडेड फर्म डी का, ये चारों फर्म के वैल्यू एडेड को प्लस करेंगे तो ये क्या निकलेगा, टोटल सेल की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब हमें पता है कि फाइनल सेल की वैल्यू क्वेश्चन में 1300 दी हुई है, तो हम भी लिख देते हैं कि फर्म ए का कॉलम बनाते हैं, बी का, सी का और डी का, उसकी वैल्यू 1300 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि फर्म ए की वैल्यू एडेड कितनी है। फर्म ए की वैल्यू एडेड निकालने के लिए लिखा है सेल्स बाय फर्म ए टू बी। फर्म ए ने सेल किया, किसको किया, बी ने, यानी बी ने परचेज किया होगा 200 का, तो फर्म ए वाले में 200 का सेल प्लस कर देते हैं, और फर्म बी वाले में जो कॉलम बनाए हैं उसमें -200 लिख देते हैं। क्यों -200? परचेज हो रहा था फर्म बी के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू एडेड बाय फर्म बी 400। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू एडेड की वैल्यू दे दी है, समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो चलो इसे 12 बजे करेंगे, ठीक है। अभी टाइम ओवर हो गया है, फिर दूसरे क्लास की वो आने लगी है लिंक, नेक्स्ट क्लास में से इस क्वेश्चन को।